आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। देखिए, अगर आपको स्टोइकियोमेट्री अगर समझ में नहीं आया है बहुत ही अच्छे तरीके से, समझ में तो आया होगा, इतना तो है कि थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन बहुत ही तगड़े तरीके समझ में नहीं आया है, थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यार इक्वेशन कैसे लिखा जाए, इक्वेशन पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, उसके लिए ना एक सबसे मेरा फेवरेट चीज़ आता है और आपका भी फेवरेट वो बन जाएगा, वो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सबसे इंटरेस्टिंग वही है सर, मोल कॉन्सेप्ट में पूरे चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग वही पार्ट है। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इक्विवेलेंट वेट वाला चीज़ है, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एन फैक्टर वाला चीज़ है। मतलब अगर ये आप चीज़ समझ पा रहे हैं जो आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरुआत में ये भगाऊं टाइप का लग रहा होगा कि ये क्या इतना बड़ा है, इसका डेफिनेशन है सर, ये इक्विवेलेंट वेट का ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो एक बार आप समझ गए, शुरुआत में नहीं समझ में आएगा, एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, गारंटेड है कि नहीं समझ में आएगा, मुझे भी अपने टाइम पे समझ नहीं आया था, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके बार बार मैं रिपीट करता जाऊंगा उसी चीज को। एक बार जब आप समझ जाएंगे, पिकअप कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बड़ी बात ये है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंबाइंस और डिस्प्लेसेस। क्या कह दिया भाई, फिर से देखिए, इक्विवेलेंट वेट। उससे पहले एक और चीज आपको जानने की जरूरत है कि जो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो आपका यूनिटलेस होता है। क्या होता है भाई? यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। पहली ये बात क्लियर कर लेना, ठीक है भाई। ये नहीं कि वेट दिख गया तो ग्राम एमयू लगा दे रहे, ठीक है, हाँ। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास of any substance which combines or displaces 8 parts by mass of oxygen। इसको हम कैसे समझेंगे, आइए समझा जाए। मतलब एक एग्जांपल अगर मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड का, किसका? कॉपर ऑक्साइड का। क्या ले रहे हैं भाई? एग्जांपल ले रहे हैं। तो कॉपर ऑक्साइड में एक कॉपर है, एक ऑक्सीजन है भाई, क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल कॉपर जो है वो कंबाइन हो रहा है, एक मोल ऑक्सीजन के साथ। ये बात क्लियर है? एक मोल कॉपर कंबाइन हो रहा है एक मोल ऑक्सीजन के साथ। ये कैसे मैं कह रहा हूं भाई? तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था, स्टोइकियोमेट्री में आपने थोड़ा सा पढ़ा था कि ये रेशियो होता है सर, मोलर रेशियो। अगर मैं यहां पर 2 मोल लूंगा तो यहां भी 2 मोल होना पड़ेगा, यहां 5 तो यहां भी 5। ये रेशियो है, मोलर रेशियो है, ठीक है भाई। एक मोल कॉपर का मास होता है भाई 63.5 ग्राम। कॉपर कंबाइन करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। एक मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 ग्राम, क्लियर है भाई? अगर मैं इसे डिवाइड बाय 2 करूं, तो इसे भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये आएगा 63.5 ग्राम कॉपर डिवाइडेड बाय 2, 63.5 डिवाइड बाय 2 ग्राम कॉपर कंबाइन होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। ये बात क्लियर है? 8 ग्राम ऑक्सीजन से। और यही जो चीज़ है ना, यही चीज़ होता है इक्विवेलेंट वेट। यही चीज़ होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि कितना पार्ट, अब फिर से समझा जाए इसे, कितना पार्ट मतलब कितना टुकड़ा कॉपर का बाई मास, कितना टुकड़ा कॉपर का बाई मास कंबाइन करता है या डिस्प्लेस करता है, 8 टुकड़े बाई मास ऑफ ऑक्सीजन को, या 35 टुकड़े बाई मास ऑफ क्लोरीन से, या 108 टुकड़े बाई मास ऑफ सिल्वर का, या 1.1008 पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन से। फिर से देखिए, ये जो आया इतना ग्राम कॉपर, मतलब देखिए इसका ये क्लियर हो ना कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से 63.5 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम कॉपर कंबाइन हो रहा है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से अगर इतना कॉपर कंबाइन हो रहा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट करते हैं यार। मैंने पहले ही बताया था कि एक बार में ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो अगर आपको क्लियर है तो बहुत अब सही स्टेज पे, लेकिन क्लियर नहीं होगा, मैं बेसिकली यही बता रहा हूं।
एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने ले लिया CuO2, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, Cu2O ले लिया, ठीक है भाई, Cu2O ले लिया, ठीक है, Cu21 ले लिया, Cu2O1। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 2 मोल कॉपर कंबाइन करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, क्या करते हैं, कंबाइन कर रहे हैं यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। 2 मोल कॉपर का वेट बताना भाई साहब, 63.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 ग्राम कॉपर कंबाइन करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन से। अगर मैं इसे डिवाइड बाई 2 करूं तो आया कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं 63.5 ग्राम कॉपर, और यही जो है 63.5 इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। क्या बात समझ में आई कि कितने टुकड़े बाई मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ये क्या कह रहा है कि 63.5 टुकड़े बाई मास ऑफ कॉपर कंबाइन करते हैं 8 टुकड़े बाई मास ऑफ ऑक्सीजन से। इट सेज दैट इट इज इक्वल टू, व्हाट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट बाई मास ऑफ एनी सब्सटेंस, और इस केस में कॉपर है, कंबाइंस और डिस्प्लेसेस, यहां पर कंबाइन कर रहा है 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इन चारों में से इनके साथ कोई भी अगर बॉन्ड बन रहा है, कोई भी कंपाउंड बन रहा है, तो इनके अगर 8 टुकड़े, ऑक्सीजन के अगर 8 टुकड़े से, क्लोरीन के अगर 35.5 टुकड़े से बाई मास, सिल्वर के अगर 108 टुकड़े बाई मास, या फिर हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट्स 8 टुकड़े बाई मास से अगर कोई भी कंपाउंड कंबाइन कर रहा है या उसे डिस्प्लेस कर रहा है, जितने भी टुकड़े अगर इसे कंबाइन कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। बहुत ही समय देके मैंने आपको बहुत ही स्पून फीडिंग किया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आपको एकदम क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए हम एग्जाम्पल लेंगे यार, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। फिर भी 100% में से आपको 30% आपको समझ में आया होगा, या 40% की बात हो क्या रही है। बहुत हार्ड कोई चीज़ नहीं है, मैं इस पर स्ट्रेस दे के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देख के बड़ा डर लगता है, लेकिन है बड़ा ही छोटा सा चीज़ यार। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर ध्यान देना कि जब मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था Cu2O का और दूसरा एग्जाम्पल लिया था CuO का, ठीक है भाई, तो इन दोनों एग्जाम्पल में देख रहा हूँ कि यार इक्विवेलेंट वेट दोनों ही में अलग आ रहा है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इक्विवेलेंट वेट आपका एकदम डिपेंडेंट है, ये हो तो यही होगा, नहीं, इक्विवेलेंट वेट आपका कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज होता रहेगा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्या होगी, क्लियर होगी भाई। चलिए, और क्या बात क्लियर हुई कि मैंने देखा कि इक्विवेलेंट जो वेट है कॉपर का कितना आया था, पहले केस में 63.5 डिवाइड बाई 2, दूसरे वेट में आया था 63.5 डिवाइड बाई 1, ये आया था ना। अच्छा, ऊपर में ये जो मैं चीज देख रहा हूं ये क्या है, देखो कौन आया, ये है मोलर मास। क्या है, मोलर मास। ये तो चीज कांस्टेंट रहती है यार, ये सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट रहती है। 63.5 कॉपर का एकदम डिफाइंड है, ऑक्सीजन का डिफाइंड है, सारे एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड है भाई। लेकिन ये जो चीज है ना, ये भाई बदल रहा है। क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसी चीज को हम कहते हैं एन फैक्टर। क्या कहते हैं, एन फैक्टर। क्या कहते हैं, एन फैक्टर। क्या कहते हैं, एन फैक्टर। अच्छा, तो यदि मैं किसी प्रकार से यह पता लगा सकूं कि ये एन फैक्टर क्या है, तो क्या मैं इक्विवेलेंट वेट नहीं पता लगा पाऊंगा? बताओ फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ एनी हाउ I am getting the n factor, if anyhow I am finding the n factor, then can I not find the equivalent weight? समझ में आ गया तो जैसे लाइक ठुक दियो फ्रेंड्स, जय महाकाल मचा दीजिए यहीं पे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब निकालेंगे हम n फैक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आइए n फैक्टर निकालना सीखते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स, एन फैक्टर निकालना बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर नाम बड़ा फैंसी टाइप का लग रहा है ना। हाँ भाई, एक चीज़ ये समझना है,
कि n फैक्टर, ये चीज़ आपको बाद में कंफ्यूज करेगी, अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ आपकी समस्या आएगी, ठीक है। तो n फैक्टर जो है, ये बात याद रखना कि इट इज़ फॉर सिंगल एंटिटी, सिंगल लोगों के लिए है भाई ये, ठीक है। हाँ, सिंगल लोग ही क्या कहा जाए, n फैक्टर आप सिंगल एंटिटी का ही निकाल पाओगे, जो भी एंटिटी सिंगल है, संत है, उसी का n फैक्टर निकलेगा। बात क्लियर होगी भाई, ठीक है, ठीक है। यानी अगर मैं Na लिख रहा हूं, यहां पर मैं लाख भी लिख दूं, 50 लाख भी लिख दूं, उससे इसका n फैक्टर डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। बहुत सही, ठीक है भाई। और दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि n फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव यार। n फैक्टर एकदम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जाहिर सी बात है ना यार। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अगर n फैक्टर नेगेटिव हो गया तो इक्विवेलेंट वेट ही नेगेटिव हो जाएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि किसी का वेट नेगेटिव आ जाए? हाँ बताइए भाई, थोड़ा सोचिए गंभीरता पूर्वक, एक बार सोचिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ठीक है भाई, वेट तो नेगेटिव ही नहीं हो सकता ना। हाँ, अब बात है कि n फैक्टर आप किन किन चीज़ों के लिए निकाल सकते हैं। n फैक्टर आप एटम्स का निकाल सकते हैं, n फैक्टर आप आपके कंपाउंड के लिए निकाल सकते हैं भाई, मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं, कंपाउंड के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं, कंपाउंड के लिए निकाल सकते हैं, आयन के लिए निकाल सकते हैं, एसिड के लिए निकाल सकते हैं, सॉल्ट के लिए निकाल सकते हैं, बेस के लिए निकाल सकते हैं। यार सब कुछ के लिए हम n फैक्टर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। सब कुछ के लिए n फैक्टर निकाल सकते हैं। एटम्स की बात करें तो ऑक्सीजन का, आयंस की बात करें O2 माइनस का, एसिड की बात करें HCl का, H2SO4, HNO3, सॉल्ट की बात करें NaOH, CaOH होल ट्वाइस, बेस की बात करें यार, अरे बेस यहाँ पे आ गया, सॉल्ट यहाँ पर आ गया, आपका NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, NaSO4 होल ट्वाइस हो गया यार, कुछ भी सारे सॉल्ट वगैरह सब कुछ के लिए हम n फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे फ्रेंड्स, n फैक्टर निकालना हम सीखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ भाई, अलग अलग एग्जाम्पल मैं दूंगा, आपसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स क्या निकालेंगे, n फैक्टर निकालेंगे एटम्स के लिए। किसके लिए भाई, एटम्स के लिए। किसके लिए भाई, एटम्स के लिए, ठीक है। देखो यार, देखो दोस्त, n फैक्टर एटम्स के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल ले लिया NaH। अच्छा, एटम्स के लिए n फैक्टर बराबर होता है, देखो दोस्त बहुत आसान है दोस्त, मिलके IIT क्रैक करेंगे दोस्त, ठीक है। तो n फैक्टर आपका होता है इक्वल्स टू कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम के। n फैक्टर, ये सब नोट्स के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मजे के लिए नहीं निकला सर, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा लिख लिख के, ठीक है। तो n फैक्टर जो होता है इट इज इक्वल टू द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या हम कहते हैं, वैलेंसी। ध्यान दीजिए, क्या हम कहते हैं, वैलेंसी। एकदम देते हैं यार, ठीक है, वैलेंसी कहते हैं। अब n फैक्टर के लिए एक चीज याद रखिएगा, आपने पढ़ा हुआ है, आपने गलत नहीं पढ़ा, आपने सही पढ़ा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है कि कोई चीज कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितना दे सकता है, ये सब चीजें। लेकिन अभी के लिए अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा कि हाउ मच हाइड्रोजन कोई एटम कंबाइन कर सकता है, कितने हाइड्रोजन के साथ कोई एटम कंबाइन करता है। जैसे आइए बात करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए Na1H1 है भाई, इसे मैं देख रहा हूं कि 1Na कंबाइन कर रहा है 1 हाइड्रोजन के साथ। कितने हाइड्रोजन है, 1, यानी n का कंबाइनिंग कैपेसिटी 1, यानी 1 का Na का आपका n फैक्टर 1। बात खत्म यार। इधर आइए, अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इसका भाई इक्विवेलेंट वेट निकालिए, क्या निकालिए, इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालेंगे आप, तो इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है Na का। क्या होता है भाई, मोलर मास, क्या होता है भाई, मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर होता है क्या। मोलर मास ऑफ Na होता है आपका 23, n फैक्टर कितना है 1, इक्विवेलेंट क्या आ गया 23। बहुत सही, यहां पर यूनिट मत लगा देना, याद रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए CaH2 मैंने ले लिया, क्या ले लिया, CaH2 मैंने ले लिया।
तो यहां मैं देख रहा हूं कि 1 कैल्शियम जो एटम है वो 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है। एक कैल्शियम एटम 2 हाइड्रोजन से एटम से कंबाइन कर रहा है। 2 हाइड्रोजन एटम मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2 है, यानी इसका n फैक्टर कितना है? 2 है। अब मैं यदि इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहूं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाई आपका n फैक्टर। मोलर मास कितना है भाई साहब? 40 होता है भाई। n फैक्टर कितना? 2, यानी 20। खत्म, खेला समाप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न हो रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। फील गुड नहीं हो रहा है आपको अभी, ठीक है, क्योंकि चीज समझ में आ नहीं रही। समझने का प्रयास करिए, क्या कर सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ भाई, अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया मैंने H2O का। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि 1 ऑक्सीजन जो एटम है वो कंबाइन हो रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ। ये हरदम दिमाग में बात याद रखना है, माथे पे लिख लीजिए अपने कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कौन से एग्जांपल से? H2O वाले एग्जांपल्स। ये क्लियर है? यानी n फैक्टर ऑक्सीजन का 2 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n फैक्टर होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितना वो हाइड्रोजन ले रहा है। भाई ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ले सकता है, यानी इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 हो गया, यानी n फैक्टर 2 हो गया। बात खत्म यार। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं Al2O3 का, अगर मैं एग्जांपल दूं Al2O3 का, अब आपको एल्यूमिनियम का n फैक्टर निकालना है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, कबड्डी। अब देखिए, आपके पास 2 एल्यूमिनियम है, वो कंबाइन हो रहे हैं 3 ऑक्सीजन के साथ। आई बात समझ में? अब डायरेक्टली यहां से अब n फैक्टर निकाल लेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? जब एक एल्यूमिनियम, बेसिकली आपको निकालना है कि कोई एटम कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन से नहीं। यानी एक एल्यूमिनियम आपके 3/2 हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। अब याद करो वो जमाना जब 1 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा था 2 हाइड्रोजन के साथ। कहां से ये जमाना आया? यहां से आया यार। 1 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा था 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3/2 कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे? 3/2 आपके 3/2 गुणे 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे। मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट आपके यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। मोल कॉन्सेप्ट इज नथिंग बस ओनली यूनिटरी मेथड। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, बस यूनिटरी मेथड लगा दे, क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपके 3 हाइड्रोजन के साथ इतने ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे 3 हाइड्रोजन के साथ, यानी मैं सिंपली क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाइड बाई 2 हाइड्रोजन कर दूंगा यार। कहां से मैंने 2 हाइड्रोजन किया? फिर से आइए, फिर से, आपको नहीं समझ में आया होगा। 1 ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3/2 ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे? 3/2 ऑक्सीजन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 3/2 ऑक्सीजन हमारे पास थे, तो 3/2 ऑक्सीजन हमारे 3/2 गुणे 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे, यानी 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे। यानी 3/2 गुणे 2 हाइड्रोजन में लिख सकता हूं 3 हाइड्रोजन। 3/2 ऑक्सीजन के बदले में क्या लिख सकता हूं? गुणे 2 हाइड्रोजन। यानी एक एल्यूमिनियम आपके 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। एक एल्यूमिनियम आपका, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो आपका n फैक्टर जो है वो आ गया एल्यूमिनियम का 3, वो आ गया 3। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? ठीक। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। यहां पर एक एल्यूमिनियम लाने की जरूरत क्या पड़ी? 2 एल्यूमिनियम से ही मैंने काम क्यों नहीं चलाया? क्योंकि मैंने कहा था कि n फैक्टर हरदम सिंगल एंटिटी के लिए होती है, जो सिंगल वहीं जीता। ठीक, तो n फैक्टर किसके लिए होता है? सिंगल एंटिटी के लिए होता है भाई। तो जो सिंगल होगा उसी का आप n फैक्टर निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते आप। नॉट पॉसिबल। ठीक, क्लियर है भाई। तो ये n फैक्टर हमने एटम्स के लिए निकालना सीखा। सारे आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी है ना, सबके लिए हम n फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ आखिरी तक। नहीं बनेंगे तो हमारा कोई घाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान करते हैं भाई, n फैक्टर ऑफ आयन की बात करते हैं। ठीक है, n फैक्टर ऑफ आयन,
ठीक है सर, मान लीजिए आपके पास O2 माइनस है, ठीक है, इसका एन फैक्टर निकालना है। तो आयन का एन फैक्टर निकालने के लिए सिंपल सी यही बात आती है कि एन फैक्टर ऑफ आयन इज इक्वल्स टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, बस। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं उसका एन फैक्टर निकालना, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इन सब का आपको एन फैक्टर निकाल के मुझे देना है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, इनका एन फैक्टर निकाल के दीजिए, अभी करिए अपने, मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है। तो यार जाहिर सी बात है, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, इसके ऊपर कितना चार्ज है भाई, 2 माइनस चार्ज है, एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। इसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं होता, कई लोग यहाँ पर -2 लगा देंगे, होता है गलती। तो ये गलती नहीं करना है, क्योंकि सबसे शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि एन फैक्टर इज ओनली फॉर सिंगल, यार इज ओनली पॉजिटिव, आपके लिए कभी नेगेटिव नहीं होता और ना ही 0 होता है। एन फैक्टर 0 हो गया तब आपका इक्विवेलेंट वेट इनफाइनाइट आ जाएगा, तो एन फैक्टर ना ही 0 होता है ना ही आपका नेगेटिव होगा। इसके ऊपर एन फैक्टर बताना 2, इसके ऊपर एन फैक्टर बताना 2, इसके ऊपर एन फैक्टर बताना चार्ज कितना है 3 यानी एन फैक्टर 3, इसके ऊपर एन फैक्टर बताना कितना चार्ज है भाई 1 यानी 1, बात खत्म। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब भाई ये बात अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिए जय महाराज जी, ठीक है, JMJ या फिर जय महाराज जी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब निकालते हैं एन फैक्टर फॉर एसिड, ठीक है, थोड़ा सा ये देखना है आपको। एसिड के लिए एन फैक्टर निकालते हैं, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड बेसिकली इक्वल होता है उसके बेसिसिटी के, किसके, बेसिसिटी के, और बेसिसिटी इक्वल होता है, बेसिसिटी आपकी इक्वल होता है नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड। अब यदि 10वीं में आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ाया तो जाता है लेकिन पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ाया तो सब कुछ जाता है, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी नहीं बेसिसिटी। आपको ये पता होगा कि H+ आयंस एसिड के ही होते हैं या बेस के होते हैं, आशा है आपको इतना पता है। नहीं पता है तो हम रिएक्शंस वाले चैप्टर में सर चीजें देखेंगे, अभी के लिए बस ये पता कर लीजिए कि एन फैक्टर एसिड के लिए क्या होता है भाई, कितना वो H+ आयन रिलीज कर सकता है। ये भी मैं बता देता हूँ कि एसिड आपके H+ आयंस रिलीज करते हैं, बेस आपके OH- आयंस आपके रिलीज करते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। तो मानिए एग्जाम्पल है मेरे पास HCl, HNO3, H2SO4, आपका H3PO4, ठीक है, H2PO3, अरे भाई H3PO4 आपका, H3PO3, H3PO2, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको इसका निकालना है बेसिसिटी, ठीक है। निकालिए धीरे धीरे, एक साथ करेंगे। इसमें आपका जो इसका खत्म हो गया तो फिर से बढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं। देखिए HCl में कितने H+ आयंस रिलीज हो सकते हैं भाई, ये एक H+ आयन रिलीज कर सकता है, कितने भाई, एक H+ आयन वो रिलीज कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही है तो भाई एक ही रिलीज कर पाएगा, जाहिर सी बात है ना। हाँ भाई, तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1, यानी इसका इन फैक्टर भी हो जाएगा 1। HNO3 कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है, एक, क्योंकि एक ही है इसके पास, ठीक है, तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1 और इसका इन फैक्टर हो जाएगा 1। H2SO4 की बात करें तो ये कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है, 2। जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर जितने H2 हैं, जितना हाइड्रोजन है उसके पास उतना ही उसका बेसिसिटी होगा, नहीं। अभी हम आगे यही 3 एग्जाम्पल उसी के ऊपर हैं, लेकिन इसका बेसिसिटी हो जाएगा 2, H+ आयन रिलीज कर सकता है तो बेसिसिटी हो जाएगा 2, यानी एन फैक्टर हो जाएगा 2। अगर बात करें H3PO4 की तो ये कितने H+ आयन रिलीज करता है, इसकी बेसिसिटी होती है 3, कितनी होती है 3,
ये चीज़ें आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं, और ये चीज़ अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग कहेंगे कि आप इसका भाई स्ट्रक्चर बताइए क्यों होता है ऐसा। अभी देखिए, इसका n फैक्टर हो गया 3। अब ये जो है ना, ये जो है ना, ये इसका बेसिसिटी होता है 2। ये जो है ना, ये इसका बेसिसिटी होता है 1। अब ये आप अभी चाहेंगे इसका आंसर जानना, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा। अब मैं बता दूंगा कि भाई O जितने हाइड्रोजन के साथ हैं वही रिलीज हो सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही डिटेल में आप पढ़ेंगे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में या फिर कहीं भी एसिड बेस जो भी आएगा आपका, ठीक है। अभी के लिए बस याद ये रखिए कि जितने O हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकते हैं यार, उतना ही उसका बेसिसिटी होता है, ठीक है। मतलब अगर H3PO4 की बात करें तो इसमें एक ऑक्सीजन जो है वो पोटेशियम के साथ लगेगा, बाकी 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लगेंगे, तो तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यानी इसका बेसिसिटी 3 हो जाएगा। इसमें जब हम बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन P के साथ लगेगा, यानी फास्फोरस के साथ निकलेगा, और बाकी 2 हाइड्रोजन बचेंगे, और बाकी 2 ऑक्सीजन बचेंगे, और एक एक ऑक्सीजन एक एक हाइड्रोजन के साथ लगा होगा, तो उतने वो हाइड्रोजन रिलीज करता है, यानी 2 हाइड्रोजन। उसी की तरह अगर मैं H3PO2 की बात करूं तो उसमें से एक ऑक्सीजन आपका फास्फोरस के साथ लगेगा, बाकी एक ऑक्सीजन बचेगा जो एक हाइड्रोजन के साथ लगेगा, और उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, उसमें आप दिमाग लगाएं, झूठ मूठ का इसका कोई चैप्टर से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखिए यार, H3PO4 का 3, H3PO3 का 2, H3PO2 का 1। मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया कि जितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लगेंगे उतना उसका बेसिसिटी होगा। ऐसे सवाल में जितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लगेंगे उतना उसका बेसिसिटी होगा, लिख लीजिए। तो एक ऑक्सीजन आपके फास्फोरस के साथ, बाकी बचे 3, तो 3 निकल गए हाइड्रोजन। यहाँ पर O3 है, तो O3 में से एक ऑक्सीजन आपका फास्फोरस के साथ बचेगा, मतलब कंबाइन होगा, तो बचे 2 आपके पास ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन एक एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे, तो आपका हो जाए 2। फिर जब एक ऑक्सीजन एक फास्फोरस के साथ कंबाइन होगा, बचा आपके पास एक ऑक्सीजन आपका एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, तो बेसिसिटी होगी 1। जिसको समझ में आई बढ़िया बात, नहीं समझ में आई तो मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं एन फैक्टर ऑफ, अब निकालते हैं हम बेस, एन फैक्टर निकालते हैं बेस। तो मान लीजिए आपके पास CaOH होल ट्वाइस है, NaOH, KOH, तो जितने भी उसके पास OH माइनस आयंस वो हैं वो उसका बेसिसिटी नहीं सर, वो उसका ये एन फैक्टर हो जाएगा। इसके पास कितने OH आयंस हैं, हाइड्रोक्सिल कितने आयंस हैं भाई, उसके पास 2 हैं, तो एन फैक्टर तो इसके पास 1, इसके पास 1। देख लीजिए, चेक करिए क्या मैं सही हूँ, जितने उसके पास OH माइनस आयन वो रिलीज कर सकता है वही होते हैं उसके एन फैक्टर। सही सी बात है यार, क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम सॉल्ट की। थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट जगेगा अब आपका। देखिए, अगर हम बात करें सॉल्ट की, कौन सा एग्जाम्पल लिया भाई, NaCl लिया, ठीक है भाई, ठीक है। तो नंबर एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट निकालते हैं। NaCl ले लीजिए, CaCl2 ले लीजिए, ठीक है, Na2SO4 ले लीजिए, ठीक है, Na2SO4। तो बेसिकली जितने उसके पास टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे वही उसका एन फैक्टर होगा। टोटल पॉजिटिव एंड नहीं, और इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और नहीं, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। आप पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, लेकिन एक ही लेना है, तो उसके जो टोटल आएंगे वही उसका आपका एन फैक्टर होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल की जब हमने बात की तो इसमें आपका एक Na प्लस हो सकता है और Cl माइनस हो सकता है ठीक है। तो Na प्लस का अर्थ क्या हुआ भाई कि वो एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना हुआ 1, इसका भी 1। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना। CaCl2 की बात करें, Ca के पास 2 प्लस चार्ज, Cl आपके पास माइनस चार्ज, लेकिन 2 ठो है, यानी 2 माइनस चार्ज, एन फैक्टर हो जाएगा 2। कोई भी सभी एक देख लो यार, पॉजिटिव में देखो नेगेटिव में देखो। Na2SO4, Na आपके पास 2 है, इसके पास प्लस चार्ज, और आपके पास SO4 है, इसके पास 2 माइनस चार्ज इसके पास एन फैक्टर आ जाएगा 2,
क्यों? क्योंकि किसी एक का देख लो, ये देख लीजिए या ये देख लीजिए, ये 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, बात खत्म यार। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको लिखूंगा, अगर ले लीजिए Al2SO4 होल ट्वाइस, तो इसका आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? देखिए Al3+, इसके पास 2 हैं, और SO4 2, एक सेकंड यार, हाँ 2 माइनस, इसके ऊपर एन फैक्टर कितना हो गया बताइए? एन फैक्टर बताइए, बताओ भाई। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है यानी 3+3 यानी टोटल चार्ज कितना? 6, या फिर 3 SO4 है यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। टोटल आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखना है। 1 सेकंड, आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं AXBY, मैं आपसे पूछूं इसका एन फैक्टर, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 1 आपका 0 आपके पास Y X XY, इसका आंसर बताइए प्लीज। अब भैया प्लीज, इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है, इसका आंसर होगा ये वाला। कैसे? देखिए, अब इसका जो लेक्चर है वो आपका इसके बाद ही खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके ये चीज़ क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। AXBY को अगर मैं तोड़ूं तो A के बाद आपका Y है, सॉरी A आपके पास X है, X बार आपके पास A है, इसके ऊपर चार्ज +1 है, और आपके पास B है, Y भी है, उसके पास -X चार्ज है, ठीक है भाई, क्या है? -B चार्ज। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर टोटल चार्ज की, अगर मैं बात करूं इसके ऊपर टोटल चार्ज की, तो वो कितना होगा बताना? तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी देख लो यार, तो y इंटू एक्स होगा इसके पास चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा? y इंटू एक्स। अब कितनों को ये नहीं समझ में आएगा ये मैंने क्या कर दिया, अब इसको भी समझाया जाएगा, अभी समझाऊंगा, बस अभी के लिए देखिए, जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए टोटल चार्ज कितना होगा, जैसे कि मैंने लिखा था Al3+ और यहाँ पे 2 था, तो मान लीजिए ये x है और ये y है, तो कितना चार्ज हुआ? x इंटू वाई हुआ इसके ऊपर चार्ज, x इंटू वाई हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है और दोनों के पास 3+ चार्ज है, यानी 3+3 करना है आपको, ये होता है टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज क्या होता है? आपका एन फैक्टर होता है, यहाँ पर वो मैंने बताया। अब किसको नहीं समझ में आया उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास CaOH होल थ्राइस, ठीक है भाई। या फिर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सेम पुराना वाला ले लीजिए, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि ये आपका क्या है? x है, और ये आपका क्या है? y है। एकदम बेसिक से स्पून फीडिंग हो रही है यहाँ पे। देखिए, ये मैंने मान लिया कि x है और ये मैंने मान लिया कि ये y है, बात खत्म, ठीक है। मैंने इसे लिखा इस तरीके से, तो क्या मैं एल्यूमिनियम को लिख सकता हूं, यहां पर x लिख दूंगा कि आपके पास 2 एल्यूमिनियम है यार। अरे भाई, आपके पास कितने एल्यूमिनियम है भाई? आपके पास 2 ही एल्यूमिनियम है ना भाई। कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है, और एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है यार? इतना ही तो चार्ज है। अच्छा, मैं अगर SO4 को लिखूं, कितना SO4 है आपके पास? 3 SO4 है। कितना SO4 है आपके पास? 3 SO4 है, और एक SO4 के पास कितना चार्ज है? -2 चार्ज है, और यही -2 क्या? x है। यही -2 क्या? x है। यही -2 क्या? x है। यही जो 3 है वो क्या? y है, और यही जो 3 है वो क्या? y है। आई बात समझ में? इसको मैंने ऐसे लिखा रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर आपको पता है ये वाली चीज, अगर आपको ये वाली चीज पता है कि n फैक्टर इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, तो अब सिंपली अब आप ये नहीं देखेंगे कि Al के पास 3+ चार्ज, फिर यहाँ पर 2, फिर SO4 के पास इतना चार्ज, फिर यहाँ पर 3, अब वो नहीं देखना। अब देखना है कि भाई 2 इंटू 3 6 हो गया n फैक्टर, इसका बात खत्म। x इंटू वाई, वाह सर जोश में ये भी
देखा, हाँ, तो x इंटू वाई 6 आ गया भाई, थ्रू इंटू 6 6। एक और एग्जाम्पल लिया जाए भाई, कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड। x कितना है 1, y कितना है 2, x कितना है 1, y कितना है 2, n फैक्टर कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2। चेक करिए, कैल्शियम के पास 2 प्लस चार्ज, क्लोरीन के पास माइनस चार्ज, कितने क्लोरीन 2 क्लोरीन, टोटल चार्ज 2, टोटल चार्ज 2, बात खत्म। एक और एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, ठीक है भाई, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, एन फैक्टर कितना होगा x इंटू वाई, 1 इंटू 2 2, बात खत्म यार। चेक करिए, Ca प्लस 2, OH आपके पास -1 होता है, कितने OH भाई 2 OH, बात खत्म। टोटल चार्ज कितना 2, बात खत्म, ठीक है। अगर मैंने आपके पास लिखा AlCl3 यानी x इंटू वाई क्या होगा 3, एन फैक्टर क्या होगा x इंटू वाई, बात बराबर है। चेक करिए, Al के पास 3 प्लस, क्लोरीन के पास -1, कितने क्लोरीन माइनस आपके पास 3, 3 गुणे 1 3 होते हैं, टोटल चार्ज 3, एन फैक्टर 3। अब आता है एक स्पेशल केस जहां पर आपका ये जो डी स्टार है, ये जो डी स्टार है, ये आपका डी स्टार है सर, ये छुपा डी स्टार था जो अभी रिवील हो रहा है। ये डी स्टार जो है आपका फेल हो जाता है एक पॉइंट पे आके, क्या हो जाता है फेल, क्या हो जाता है फेल। कौन से पॉइंट पे, अगर आप चाहेंगे, अगर आपका क्या होता है जो भी है, ये एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल नहीं हो सकता, ठीक है, ये देखिए ऐसा होगा। अब यहां पर देखिए 1 इंटू यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू 1 आपका एन फैक्टर 1 नहीं आएगा, x इंटू वाई वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों सेम है। मैंने क्या बताया था कि x और y होना चाहिए, यानी x y के बराबर तो कभी होता ही नहीं ना, x x के बराबर होगा, x x के अगर बराबर होगा तब तो ये होता ही नहीं है। अगर x है और y है, दोनों ही अगर यहाँ पर अलग है, तब ये सिस्टम फेल होगा, तभी ये सिस्टम काम करेगा। नहीं तो सिंपली क्या करिए, इसे तोड़ दीजिए यार, सिंपली आयंस के फॉर्म में तोड़ दीजिए। देखिए टोटल चार्ज कितना है इसके पास, इतना, टोटल चार्ज इसके पास कितना है, इतना, ठीक है, ओके। अब जैसे ये एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, NaCl मैंने लिया, देख लीजिए, ठीक है। अब आप चाहेंगे कि 1 इंटू 1 कर दिया जाए, तो चलिए ये तो आपका 1 इंटू 1 आ गया, ठीक है। मतलब x इंटू वाई वाले कॉन्सेप्ट से वैसे तो ये प्लस और माइनस चार्ज, टोटल चार्ज के पास उतना ही हो जाए। तो आज का वीडियो हम क्या करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम थोड़ा सा आपका ये एन फैक्टर वाली चीज़ में थोड़ा सा हम बताएंगे। ये क्रिस्टलीन वाटर के लिए कुछ एक अलग एग्जाम्पल हो जाता है, कुछ एक स्पेशल केस आता है, आसान सा चीज़ है। और फिर हम क्या कहलाता है ऑक्सीजन के लिए, फिर हम सॉल्ट के लिए, फिर आयंस के लिए अलग तरीके से हम उसके एन फैक्टर को तोड़कर आपको सिखाएंगे क्या क्या चीज़ है। और उसके बाद हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को स्टार्ट करेंगे कल के ही वीडियो में। कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो तब तक के लिए बने रहिए। मैं हूँ आर्यन उपाध्याय, और याद रखिएगा नाम एक और काम अनेक।